हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में आपका स्वागत है। न्यूज़ टुडे के आज के सेशन में हम हमारी 4 दिसंबर की जो महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं आज की हमारी मुख्य खबरें कौन-सी हैं। आज हमारी 5 मुख्य खबरें होंगी, उसमें से पहला है, आपने न्यूज़ पढ़ रहे होंगे अभी कि भारत का जो रुपया है, वो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। तो उसके बारे में जानेंगे हम कि कारण क्या है और क्या प्रयास करने चाहिए। फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने वाला वर्तमान जो तंत्र है, वो कमज़ोर है, अपर्याप्त है, ऐसे एक संसदीय समिति की रिपोर्ट आई है और उसने सुझाव भी दिए हैं, तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तीसरा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है, इसकी 2005 में जो बनाया गया था, तो इसको लेकर भी हाल ही में संसद की जो एक स्थायी समिति है, उसने एक रिपोर्ट दी है कि इसमें क्या कमियाँ हैं और क्या सुधार किए जाने चाहिए। अगला है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से संबंधित बात आई है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां जो है वो किस प्रकार से स्प्रेड हो रही है और क्या प्रयास किए जाने चाहिए। अगला होगा हमारा आर्कटिक अंटार्कटिक ओजोन छिद्र जो है वो कम हो रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि अंटार्कटिका में जो ओजोन छिद्र बनता है उसके कारण क्या है और कौन कौन से प्रयास अब तक किए गए हैं ओजोन परत का जो डिप्लेशन है उसको कम करने के लिए। साथ साथ में हम जानेंगे हमारी कुछ संक्षिप्त सुर्खियां जो कि प्री के लिहाज से होती है। एक हो गया कुष्ठ रोग के बारे में कुछ न्यूज़ है, वो देखेंगे हम लोग। केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 आया है, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या संशोधन किए गए हैं। क्षुद्रग्रह बेन्नू के बारे में बात करेंगे। एक होगा श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले माइक्रोप्लास्टिक जो है वो कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। नक्शा करके एक चीज है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ में हमारे एक सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व है खुदीराम बोस, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली मुख्य खबर से। आज की हमारी पहली मुख्य खबर है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो कमजोर हो रहा है। देखिए न्यूज़ बन रही है, आप वर्तमान में देखेंगे, सोशल मीडिया पे देखेंगे या फिर प्रिंट मीडिया में देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भारत का जो रुपया है अब तक के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। लगभग एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का जो रुपया है वो 90 रुपए के आसपास हो चुका है, 90 पॉइंट कुछ कुछ है, तो 90 के आसपास हो चुका है। तो भारत के रुपए की कमजोरी दिखाता है। तो साथ साथ में एक तरफ तो हम लोग देखते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था है वो ठीक ठाक गति से बढ़ रही है, इन्फ्लेशन रेट वो हमारे यहाँ पे कम है, तो फिर हमारे यहाँ पर रुपया जो है वो कमजोर क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे इसमें बताया है कि सकारात्मक जो संकेत है, जैसे कि जीडीपी जो है हमारी 8.2% की दर से बढ़ रही है और लगभग मुद्रास्फीति की दर है वो 1% के आसपास है। कच्चे तेल की कीमतें भी हमारे यहाँ कम है, तो फिर ये क्यों बढ़ रहे हैं? ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि रुपए का अवमूल्यन वास्तव में क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है। देखिए ये है कि जब विदेशी मुद्राओं की तुलना में अगर रुपया कम हो जाए, जैसे कि डॉलर के मुकाबले अब 90 रुपए जा चुका है, तो अगर उसका मूल्य जो है विदेशी मुद्राओं की तुलना में कम हो जाए तो उसे रुपए का डिप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर ये $1 के मुकाबले 100 हो गया तो ये और डिप्रिसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है रुपए का अवमूल्यन। अब जानते हैं हम लोग कि देखिए प्राथमिक कारण क्या है कि किस वजह से हमारा जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है। तो पहला है भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार समझौता जो है उसको लेकर अभी भी अनिश्चितता है। अमेरिकी राष्ट्रपति है, उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ इंपोज किया हुआ है। 25% टैरिफ इंपोज किया हुआ है हम जो रूस से ऑयल खरीदते हैं उसके लिए, तो 50% टैरिफ हमारे ऊपर लग रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो निर्यात है वो प्रतिस्पर्धी नहीं रहा है अमेरिकी मार्केट में, क्योंकि टैरिफ उस पर ज्यादा लग रहा है। तो निवेशक जो है उनका विश्वास कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था में कमजोर हो रहा है कि यहाँ पे निवेश करना उचित नहीं है। तो अगर जब निवेश नहीं होगा तो डॉलर नहीं आएंगे, बाहर से डॉलर नहीं आएंगे तो रुपया कमजोर रहेगा। ठीक है, अगला क्या है, पूंजी का बहिर्वाह, यानी कि पूंजी भारत से बाहर जा रही है। वो कैसे कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक जो है जैसे कि भारत में निवेश करते हैं, एक तो एफडीआई होता है, एफपीआई होता है। एफपीआई मतलब अगर 10% से कम इन्वेस्टमेंट आ रहा है लिस्टेड कंपनी में तो उसको एफपीआई माना जाता है, शेयर मार्केट में जो जनरली जो आता है। तो एफपीआई क्या कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं भारत के मार्केट से। अगर पैसा निकाल रहे हैं एफपीआई, तो वो क्या करेंगे, जब पैसा लेके जाएंगे तो वो डॉलर में लेके जाएंगे। अब डॉलर में लेके जाएंगे यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर मजबूत होगा और भारत का जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है। तो ये एफपीआई भारत के मार्केट से पैसा निकालकर और जो अधिक तेजी से विकासशील मार्केट है वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगला क्या है, बढ़ता हुआ व्यापार घाटा। देखिए भारत में स्वर्ण की बात कर ले, सब लोग भारत में स्वर्ण को काफी प्राथमिकता देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मशीनरी हो गया इत्यादि की भारत में उच्च मांग है। अब उच्च मांग के कारण क्या है कि हमारा इंपोर्ट अधिक हो रहा है।
एक्सपोर्ट हमारा कम है, तो व्यापार घाटा ज्यादा है। अब व्यापार घाटा ज्यादा है, इसका अर्थ ये है कि अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट हम करते हैं डॉलर में, उनको पैसे चुकाते हैं, यानी कि डॉलर की डिमांड बढ़ रही है। अगेन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है तो भारतीय रुपया क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, अगला है आशंकापूर्ण निवेश। ये कैसे है? अब निवेशकों को लग रहा है कि यार आने वाले टाइम में रुपया जो है ना और कमजोर हो सकता है, तो ऐसी आकांक्षा है कि और कमजोर हो सकता है। तो जो इंपोर्ट कर रहा है वो अभी से क्या कर रहा है, डॉलर की मांग कर रहा है कि मैं अभी 90 रुपए में पैसा देके $1 ले लेता हूं। हो सकता है कि ये जो है वो आने वाले टाइम में और बढ़ जाए कि मुझे 100 रुपए का $1 मिलने लग जाए उसके बाद। तो वो एक तरह से होर्डिंग टाइप का हो गया कि जो आयातक है, क्योंकि उनको तो पैसा जो चुकाना है वो डॉलर में चुकाना है, तो वो क्या कर रहे हैं कि और अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं वर्तमान में डॉलर, कि हो सकता है इसकी रेट और आगे बढ़ जाए। तो अगेन डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर की डिमांड अगर बढ़ रही है तो भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। तो ये 4 प्रमुख कारण है जिनकी वजह से भारत में जो रुपया है उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नकारात्मक प्रभावों की। आयातित मुद्रास्फीति। अब हम इंपोर्ट जो कर रहे हैं ऑब्वियसली उसमें क्या है, डॉलर में करेंगे, डॉलर में करेंगे। अब जो हमारे इंपोर्टर है उनको क्या है, अगर 90 रुपए देना पड़ रहा है $1 का, हो सकता है आने वाले टाइम में 100 देना पड़े, तो कहीं ना कहीं हमारे यहां पे आयातित मुद्रास्फीति हो रही है। ठीक है, भारत जैसे कि कच्चे तेल की मांग जो है उसकी लगभग 90% के आसपास इंपोर्ट करते हैं हम लोग, खाद्य तेल उसको भी इंपोर्ट करते हैं। तो इन चीजों की हो सकता है कि आने वाले टाइम में और जो रेट्स हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि आयात जब करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा डॉलर की मांग उसमें होगी, डॉलर की मांग में तो रुपया और कमजोर होगा। ठीक है, आयातित मुद्रास्फीति हो सकती है। सब्सिडी का बोझ में वृद्धि हो सकती है। जैसे कि हम लोग क्या है, उर्वरक इंपोर्ट करते हैं भारत, उर्वरक अगर इंपोर्ट करता है भारत तो हम किसानों को तो सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराते हैं। तो सरकार क्या करेगी, जब उसकी कीमतें उच्च होंगी, अगर डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो इंपोर्ट की जाने वाली चीज है वो महंगी होगी। महंगी होगी यानी कि सरकार का जो सब्सिडी है, जैसे कि पहले जो उर्वरक मंगाए जा रहे हैं वो 500 रुपए में आ रहे थे, है ना। अब जब डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो अब 600 रुपए में आएंगे और किसानों को हमें 300 रुपए में देना है। तो सरकार पहले 200 रुपए की सब्सिडी दे रही थी, अब सरकार को 300 रुपए की सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं सरकार का जो सब्सिडी बोझ है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इससे हो सकता है कि हमारा राजकोषीय घाटा और बढ़ जाए, है ना। अगला क्या है, विदेशी देनदारियों की उच्च लागत। अब क्या है, जिन कंपनियों ने डॉलर में ऋण लिया हुआ बाहर से, तो अब उस कंपनी ने, जैसे मान लीजिए आज से 1 साल पहले डॉलर में ऋण लिया था कि $1 का उसने ऋण लिया, तो उसने 80 रुपीज उसको मिले थे इंडियन मार्केट से, है ना। अब उसको चुकाना है, ब्याज भी चुकाना होगा, मूलधन भी चुकाना होगा। तो अब उसको अगर $1 वापस करना है बाहर कोई कंपनी को या किसी वित्तीय संस्थान को, तो अब उसको 90 रुपए में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये हो रहा है, जिन्होंने ऋण लिया था उनको ऋण भुगतान और ब्याज जो है वो अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इसके नकारात्मक प्रभाव है। अब सकारात्मक प्रभाव देखते हैं। हमारा जो देखिए जनरली होता है ऐसा है कि इंपोर्ट जो होता है वो तो महंगा होता है जब डॉलर की कीमतें बढ़ती है और रुपए की कीमत घटती है, परंतु हम लोग एक्सपोर्ट जो है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर डॉलर की कीमत बढ़ रही है, रुपए की कीमत घट रही है, तो अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे जो चीज है, पहले मान लीजिए $1 80 रुपए का था, हम एक बास्केट में से मान लीजिए बिस्किट का पैकेट ले रहे थे 80 रुपए में। अब वो बिस्किट का पैकेट तो 80 रुपए का है ना, पर अब ये होगा कि हमें क्या होगा, इंपोर्टर जो है उसको $1 के मुकाबले 90 रुपीज मिलेंगे बाहर के देश वालों को, तो उसके पास 10 रुपए बच जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं हमारा जो निर्यात है वो सस्ता हो सकता है और अधिक हो सकता है। ये एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। परंतु भारत जो मैक्सिमम चीजों का निर्यात करता है वो कच्चे माल होता है, जेम्स एंड ज्वेलरीज होती है, तो हमें बहुत इसका लाभ नहीं हो पाता, है ना। अब रेमिटेंस की बात करें, रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की से रिपोर्ट आती है कि रेमिटेंस के मामले में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा प्राप्त होता है तो भारत है। तो रेमिटेंस जो है क्या होगा, अब देखिए विदेशों से जो पैसे भेजते हैं भारत में, है ना, ये भारत में जो पैसा आ रहा है विदेशों से, तो अब ये जो यहां से मान लीजिए किसी ने $10 भेजे, तो पहले उसको क्या मिल रहा था, यहाँ पे $10 80 के हिसाब से 800 रुपए मिल रहा था, है ना, उसके घर वालों को। अब क्या होगा, अगर वो $10 भेज रहा है तो अब उसको 900 रुपए मिलेंगे। तो हो सकता है कि जो विप्रेषण करता है वो ज्यादा डॉलर भेजे इधर, ठीक है, क्योंकि उसको वर्तमान में पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। हो सकता है अगर ये पैसे कम हो जाए, 700 तक पहुंच जाए, तो उसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, तो विप्रेषण बढ़ सकता है हमारा। ये बात इसमें करी जा रही है।
कि ये सकारात्मक प्रभाव होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा रुपया है वो मजबूत हो जाए। तो देखिए सबसे पहले मौद्रिक नीति उपाय यानी कि आरबीआई की तरफ से ये होंगे। तो आरबीआई क्या होगा, विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप कर सकता है। अगर डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा है तो आरबीआई क्या कर सकता है कि डॉलर मार्केट में बेच सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि डॉलर का जब फ्लो भारत में के मार्केट में आएगा तो फिर हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो सकता है। ब्याज दर में वृद्धि की जा सकती है आरबीआई के द्वारा, कि लोग जो है कम ऋण ले तो कहीं ना कहीं ये होगा कि भारत में रुपया जो है वो कम मार्केट में आएगा, यानी कि रुपया अगर कम मार्केट में आएगा, लिक्विडेशन में आएगा तो मजबूत होगा। ठीक है। मुद्रा विनिमय समझौते, यानी कि कुछ देशों के साथ हम ऐसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स कर सकते हैं कि आप हमारी मुद्रा में हमसे इंपोर्ट कीजिए और हम भी आपकी मुद्रा में आपसे इंपोर्ट करेंगे, यानी कि हम एक दूसरे की मुद्रा में व्यापार करेंगे। जैसे कि रूस के साथ हम ये करते हैं कि अधिकांशतः व्यापार जो रूस का होता है वो भारतीय रुपए में और रूस के रूबल में होता है। ठीक है। अगला क्या है, राजकोषीय नीति उपाय क्या किए जा सकते हैं सरकार के स्तर पर, कि सरकार को कहीं ना कहीं आयात पर निर्भरता कम करनी होगी। तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें हमारे देश में प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा ताकि आयात पर निर्भरता हमारी कम हो और आयात के माध्यम से जो मुद्रास्फीति हो रही है वो कम हो। अब आयात अगर नहीं करेंगे तो डॉलर की मांग भी नहीं होगी, डॉलर की मांग नहीं होगी तो हमारा रुपया मजबूत रहेगा, है ना। विविधीकरण करना चाहिए, विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते करें ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ सके, है ना। एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, रुपया मजबूत होगा। अवसंरचना को समर्थन देके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बुलाया जाए। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अगर आएगा तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश डॉलर में आता है, डॉलर में अगर वो आएगा तो कहीं ना कहीं अगर डॉलर का इनफ्लो भारत में बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं फिर वापस भारत का रुपया मजबूत होगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये है, हमें मौद्रिक नीति के उपाय और राजकोषीय नीति उपाय दोनों के दोनों करने चाहिए। अब ये जो टॉपिक है देखिए, वैसे प्रीलिम्स के लिहाज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता रहता है। मेंस के लिहाज से हो सकता है कि जब नेक्स्ट ईयर का मेंस आए तब तक ये चीज रिलेवेंट नहीं रहे, हो सकता है रुपया की कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, परंतु फिर भी आप थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा उसके ऊपर ना। अब क्या है, फेक न्यूज पर अंकुश लगाने वाले तंत्र पर रिपोर्ट। हाल ही में क्या हुआ कि संसद की, देखिए हाल ही में संसद का सत्र चल रहा है तो वहां पे जो समितियां होती है, स्थायी समितियां, वो बहुत सारी रिपोर्ट निकालती रहती है। कल भी हमने 2-3 रिपोर्ट देखी थी, आज भी हम लोग देख रहे हैं 2 रिपोर्ट। तो फेक न्यूज पर अंकुश लगाने वाले तंत्र की समीक्षा की गई कि भारत में जो वर्तमान विधायी तंत्र है वो क्या फेक न्यूज को कंट्रोल कर पा रहा है। तो उस समिति ने कुछ रिपोर्ट दी है कि आज का जो माहौल काफी जटिल हो गया है, व्यापक दुष्प्रचार वाला हो गया है, तो हम फेक न्यूज या फिर फर्जी जो खबरें हैं उससे निपटने के लिए हमारा जो वर्तमान तंत्र है वो बहुत अधिक प्रभावी नहीं है, ऐसा हमारी संसद की समिति बोल रही है। तो आप फेक न्यूज से संबंधित अगर कोई सवाल आता है तो ये समिति की जो रिपोर्ट है उसको कोट कर सकते हैं। अब वर्तमान तंत्र है क्या वास्तव में फेक न्यूज से संबंधित ना, तो ये देखते हैं फेक न्यूज से निपटने के लिए। तो एक तो हमने सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता बनाई थी 2021 में। इसके तहत हमने ये बात करी थी कि ऑनलाइन समाचार या फिर करंट अफेयर से संबंधित कंटेंट जो होता है, क्यूरेटेड कंटेंट होता है, उसके जो प्रकाशक होते हैं उन पर रेगुलेशन लाया जाए, ऐसा हमने इस नियम 2021 के माध्यम से किया था। भारतीय न्याय संहिता जो हमने 2024 में इंप्लीमेंट जिसको किया है, तो इसकी जो धारा 353 है उसमें ये बोला कि लोगों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर कोई झूठी जानकारी या अफवाह फैलाई जाती है तो उसको अपराध घोषित किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे भारतीय न्याय संहिता में भी ये बात की गई है। अगला क्या है, और तंत्र क्या है कि एक देखिए आईटी एक्ट है हमारा 2000 का, इसके माध्यम से भी ऑनलाइन कंटेंट जो है उसको थोड़ा सा रेगुलेट किया जाता है। पीआईबी ने जो है फैक्ट चेक यूनिट बनाई हुई है, अगर कोई ऐसी न्यूज है जो भारत के मार्केट में स्प्रेड हो रही है तो पीआईबी उसको कहीं ना कहीं बताता है कि ये न्यूज फेक न्यूज है, इस पर ध्यान नहीं देना। केबल टेलीविजन नेटवर्क अधिनियम 1995 जो है वो निजी सैटेलाइट चैनल जो होते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। तो हाँ, कुछ तंत्र हमारे यहाँ पे विद्यमान है, परंतु संसदीय समिति ये बोलती है कि जो तंत्र है उसमें कुछ कमियां हैं। तो समिति जो है कमियों की बात करती है, तो कमियां कौन कौन सी है। तो देखिए पहला तो ये कि फेक न्यूज की वर्तमान में किसी भी कानून में कोई परिभाषा नहीं दी गई है कि वास्तव में फेक न्यूज है क्या, है ना। पहली बात तो समिति ने बोली। दूसरा ये बोला कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो ये बोलते हैं कि जो तीसरे पक्ष ने कंटेंट, जैसा मेरा अकाउंट ट्विटर पे है, मैंने कुछ कंटेंट उस पर डाला, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये बोलते हैं कि हम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। ठीक है, हम एक वार्निंग देते हैं कि आपको ऐसा कंटेंट नहीं डालना चाहिए, परंतु अगर फिर भी यूजर ने डाल दिया तो हम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बहुत जिम्मेदारी अपनी मानते नहीं है। अगला क्या होगा
कि विदेशी दुष्प्रचार पर नियंत्रण का अभाव मतलब ये है कि ठीक है, भारत में अगर कोई दुष्प्रचार हो रहा है तो समझ में आता है कि हमारे पे कुछ कानून है, परंतु भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति, क्योंकि सोशल मीडिया की तो कोई बाउंड्री नहीं है, भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति अगर भारत के मामले में कुछ दुष्प्रचार करता है या कि यहाँ के व्यक्तियों के कुछ दुष्प्रचार करता है, तो ऐसा तंत्र नहीं है हमारे पास कि उसको रोक सके, नियंत्रण कर सके। अगला क्या, अभी हमने देखा है एआई और डी फेक के माध्यम से काफी सारे वीडियोस बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से लोग ज्यादा, उनकी रीच हो रही है। एआई जनरेटेड वीडियोस आप देखें तो लोग बड़े चाव से देख रहे हैं आजकल, तो इसके क्या तेजी से ऐसे वीडियो फैल रहे हैं, और लोगों के पास डिजिटल साक्षरता जिसको बोलते हैं वो नहीं है कि डिजिटल जो माध्यम है हमें उस पर किस तरह से एक्ट करना चाहिए, है ना। तो समिति साथ साथ में कुछ सिफारिशें भी देती है। अब जो कमियां हैं उन्हीं को सिफारिशों में कन्वर्ट कर दीजिए, आपका आंसर या फिर आप देख लेंगे सीधा। तो फेक न्यूज की पहले बोले कि परिभाषा नहीं है, तो कानून में संशोधन करके फेक न्यूज की परिभाषा जो है वो डिफाइन की जाए। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाए, उनको और अधिक जवाबदेह बनाया जाए। ठीक है, आप उन्हीं लोगों से पैसा कमा रहे हो जो लोग आपके प्लेटफॉर्म पर रहे, तो आपकी जवाबदेही भी बनती है उनको लेके ना। एक अंतर मंत्रालय टास्क फोर्स बनाई जाए और विदेश मंत्रालय को उसमें शामिल किया जाए, ताकि भारत से बाहर जो भारत के लिए दुष्प्रचार हो रहा है या फिर भारत के लोगों के लिए या फिर भारत में कोई ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है तो उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। एआई जनरेटेड कंटेंट जो है उसके लिए नियम बनाया जाए, जैसे कि अगर कोई वीडियो है तो उसके नीचे लिखा जाए कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है, ताकि जो यूजर है वो देख सके कि हाँ भाई ये चीज एक्चुअल में नहीं है, एआई जनरेटेड है। ठीक है, तो समिति ने कुछ कमियां बताई हैं, साथ साथ में सिफारिशें भी बताई हैं। तो ये हो गया हमारा न्यूज कंप्लीट इसमें ना। ओके, अब तीसरी न्यूज हम लोग देखते हैं। तीसरी न्यूज है हमारी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है, अब एक संसद की स्थायी समिति थी, उसने फिर ये बोला कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसको सांविधिक दर्जा दिया जाए। देखिए 2005 में बना था रंगराजन समिति की सिफारिश पर, तो उस टाइम पे इसको एक प्रस्ताव के माध्यम से, कार्यपालिका के प्रस्ताव के माध्यम से बनाया गया था। तो समिति ये बोल रही है कि इसके कार्य को बेहतर करने के लिए एक सांविधिक दर्जा इसको दे दिया जाए। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें बोला। तो देखिए समिति ने रिपोर्ट जो अपनी दी उसमें कुछ मुद्दे उजागर किए सांख्यिकी आयोग को लेकर ना। उसने ये बोला कि मानकों को लागू करने में ये जो आयोग है वो असमर्थ है। मतलब ये है कि जो इस आयोग के पास आंकड़े आते हैं मंत्रालय के थ्रू या फिर कोई निजी डाटा रहता है उसके थ्रू, तो सभी डेटा जो भी उसके पास आ रहे हैं उसके पास ऐसा कोई मानक नहीं है, समान मानक कार्य पद्धति नहीं है कि जो मंत्रालय के जो आंकड़े आ रहे हैं, निजी वाले जो आंकड़े आ रहे हैं, जो भी आंकड़े हम कलेक्ट कर रहे हैं उन पर एक मानक पद्धति लागू कर पाए। तो ऐसा इस एनएससी यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पास ये चीज नहीं है, यानी कि मानकों को लागू करने में असमर्थ है, क्योंकि मानक बनाए हुए नहीं उन्होंने एक तरह से उसने ना। डेटा विसंगतियां होती है, जैसे कि जीडीपी के आंकड़ों के बारे में बहुत सी बार कमेंट करते हैं विदेशी एक्सपर्ट भी और इकोनॉमिस्ट कि हमारा जो जीडीपी का आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ विसंगतियां हैं। तो सांख्यिकी अनुपातों में डेटा विसंगतियां हितधारकों के विश्वास और जन विश्वास को कमजोर करती है। मतलब अगर देखिए जीडीपी का आंकड़ा ही अगर आपका ठीक से नहीं आ पाएगा तो आपकी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है कैसे नहीं कर रही है उसको लेके कहीं ना कहीं जनता का विश्वास कम होता है। और हमने कुछ दिनों पहले एक न्यूज देखी थी कि आईएमएफ ने भारत के जो राष्ट्रीय सांख्यिकी डाटा है उसको सी रेटिंग दी है, यानी कि सबसे नीचे वाले से सेकंड रेटिंग भारत को मिली है। तो उसने भी यही मुद्दा उठाया था कि भारत का जो आंकड़ा है, जो डाटा है, कहीं ना कहीं उसमें विसंगतियां हैं। तो डाटा विसंगति एक हो गया। अगला क्या है, सीमित स्वायत्तता। इस जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है इसके पास अपने जो भी जो चीजें हैं, डाटा को मानक बनाना या फिर अगर ये कुछ बात बोल रहा है तो उसको लागू करवाने के लिए, अनुपालन को अनिवार्य करने के लिए इसके कानूनी समर्थन नहीं, यानी कि कोई सांविधिक निकाय नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसके पास सीमित स्वायत्तता के कारण इसका कार्य जो है वो प्रभाव होता है, प्रभाव होता है नकारात्मक रूप, यानी कि इसकी प्रभावशीलता कम है। तो ये तीन बातें समिति ने बोली है कि ये मुद्दे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के पास। तो अब समिति ने सिफारिश क्या करी, समिति अगेन सिफारिश वही करेगी जो कमियां हैं। तो उसने बोला कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है उसको एक सांविधिक दर्जा दे दिया जाए, कानून में संशोधन करके या कानून के माध्यम से उसको बोला जाए कि आप आज से एक सांविधिक निकाय हो। तो इससे क्या होगा मतलब क्या बोला कि सांविधिक सांख्यिकी गतिविधियों के लिए नोडल और स्वायत्त सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता दी जाए, और सरकारी और जो निजी डाटा है उनके लिए मानक निर्धारित करने हेतु इसको सशक्त बनाया जाए, यानी कि सांविधिक बना दिया जाए एक नोडल इकाई के रूप में। निजी क्षेत्र से या फिर सरकारी क्षेत्र से जो भी डाटा आ रहा है उसको एक मानक निर्धारित हो उनका, उसके लिए उसको सशक्त बनाया जाए कि डेटा हमें इस फॉर्मेट में चाहिए, ये डेटा चाहिए, हर चीज उसको, है ना। अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक फ्रेमवर्क।
डेटा संग्रहण किस प्रकार से किया जाना चाहिए, सैंपलिंग क्या होगी, कितने लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, क्या क्या उसमें पैमाने रखे जाएंगे, और रिपोर्टिंग का प्रोटोकॉल क्या होगा, उसमें समरूपता लाने के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक फ्रेमवर्क जो है वो लाया जाए। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान जो है द्वारा लेखांकित निर्धारित लेखांकन मानकों के समान एक फ्रेमवर्क, मतलब जैसा भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान ने बनाए हुए मानक, उस प्रकार के मानक जो है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को भी बनाने चाहिए कि हम डाटा संग्रहण किस प्रकार से करेंगे, सैंपलिंग किस प्रकार से करेंगे, साथ साथ में रिपोर्टिंग का हमारा प्रोटोकॉल क्या होगा, है ना। अगला है औपचारिक सांख्यिकी ऑडिट्स। मतलब ये है कि जो भी एजेंसियां हैं उनसे जो भी डाटा प्राप्त हो रहा है तो उनकी जो भी प्रक्रिया है उसको आवधिक रूप से और व्यापक समीक्षा आयोजित की जानी चाहिए ताकि ये हो सके। देखिए अब ऑडिट अगर बीच बीच में हो रहा है तो डाटा की गुणवत्ता किस प्रकार की आ रही है, रिपोर्टिंग हो रही है नहीं हो रही प्रॉपर, वो पता लग जाएगा। और जो भी निष्कर्ष आए इस ऑडिट के कि अगर किसी में कमियां हैं किसी सरकारी संस्थान में निजी में, तो फिर उसको जो रिपोर्ट जो भी आती है उसको प्रकाशित किया जाए पारदर्शी रूप से। इससे क्या होगा कि डेटा की गुणवत्ता और जवाबदेहिता सुनिश्चित होगी। अगर कोई सरकार का मंत्रालय जो है अगर आंकड़ा नहीं दे रहा है तो उसको जवाबदेह बनाया जाए, ये समिति रिपोर्ट करती है ना, सिफारिश करती है। और क्या है, और समिति ने बोला कि जीडीपी की जो कैलकुलेशन का जो कार्य पद्धति है उसमें सुधार किया जाए। हमारा जो अनौपचारिक क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र है वो जीडीपी का लगभग 60% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। अब जो अनौपचारिक क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े प्रॉपर नहीं मिल पाते, तो कहीं ना कहीं ये जरूरत है हमें कि ये जो दोनों क्षेत्र है अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र, इनके आंकड़ों को सटीक रूप से जाना जाए और जीडीपी की जो कार्य पद्धति है उसके कैलकुलेशन के उसमें सुधार किया जाए, है ना। अगला कुछ और ये सुझाव देते हैं कि राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली जो है उसमें एआई का एकीकरण किया जाए, है ना, और क्षमता निर्माण की जाए उस संस्थान की। एआई का तो देखो आपको पता ही है वर्तमान में जहां भी आ रहा है एआई का सुझाव आप दे सकते हो, उसमें एआई का एकीकरण किया जाए। तो एआई का एकीकरण होगा तो मतलब इससे होगा कि जो डाटा है उसकी माइनिंग प्रॉपर तरीके से और बेहतर हो पाएगी, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल, ये कैसे, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाएं चल रही हैं डाटा को लेकर वो भी भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अपनानी चाहिए, ठीक है, ताकि देश में मूर्त रूप से परिणामों में बदला जा सके। मतलब ठीक है, उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मानक है वो भी भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग अपनाए। अगला देखते हैं, अभी इस आयोग के बारे में है कुछ थोड़ा सा कि आयोग क्या है। तो देखिए सन 2000 में रंगराजन समिति जो उसने सिफारिशें करी थी, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। 2005 में सरकार ने एक संकल्प के माध्यम से यानी कि कार्यपालिका के ऑर्डर के माध्यम से इसको निकाल दिया था कि एक स्वायत्त संस्थान के रूप में। मतलब कि ये वर्तमान में क्या है, सांविधिक नहीं है। मंत्रालय क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय उसके अधीन कार्य करता है। सदस्यता की बात करें तो एक अंशकालीन सदस्य अध्यक्ष होते हैं जो कि प्रतिष्ठित सांख्यिकीविद होते हैं या फिर समाज वैज्ञानिक होते हैं। विशिष्ट विशेषज्ञता वाले 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं इसमें। नीति आयोग का जो सीईओ है वो पदेन अध्यक्ष होता है। भारत का मुख्य सांख्यिकी आयोग जो है, मुख्य सांख्यिकीविद जो है वो आयोग का सचिव होता है। और कार्य क्या होगा, कार्य आपका सिंपल ही है, मुख्य सांख्यिकी की पहचान करके राष्ट्रीय नीतियों और प्राथमिकताओं को विकसित करना, गुणवत्ता मानक निर्धारित करना, मतलब आंकड़ों से संबंधित जो भी बातें हैं वो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग आपका देखेगा सारा, है ना। काम को तो आप समझ जाएंगे कि काम वास्तव में क्या है इसका, कि डाटा और राष्ट्रीय नीतियां किस प्रकार से हमें बनानी है, उसको लेके प्राथमिकता विकसित करना, गुणवत्ता मानक निर्धारित करना और मंत्रालयों के बीच सांख्यिकी समन्वय सुनिश्चित करना। देखिए डाटा बहुत जरूरी है भारत में, अगर नीति निर्माण करना है, हमें देखना है कि हम जो प्लान्स एंड पॉलिसी चला रहे हैं वो कितनी सफल हो रही है, तो उसके लिए आंकड़े बहुत आवश्यक होते हैं। तो हमें राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है और ऐसे समिति बोल रही है कि इसको सांविधिक दर्जा दे दीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं आक्रामक विदेशी प्रजातियों की। तो हाल ही में जर्नल एक है नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित एक अध्ययन में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से खतरे की चेतावनी दी गई है ना। तो ये न्यूज मेनली एनवायरनमेंट के लिहाज से है। इसमें हम देखेंगे जो प्रजातियां हैं वो किस प्रकार से फैल रही है और कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ना। तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। ऐसे पादप हो सकते हैं, पशु हो सकते हैं, सूक्ष्मजीव हो सकते हैं जो किसी पारिस्थितिकी तंत्र की देशित प्रजातियां नहीं है, मतलब वहां पे विद्यमान नहीं होती है, कहीं बाहर से आती है वहां पे, है ना। लेकिन वहां पहुंचने के बाद तेजी से फैलकर स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ देती है। जैसे कि गाजर घास का आपने सुना होगा, है ना, जल कुंभी आपने देखी होगी। तो वो सब क्या है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं।
पादप पशु सूक्ष्मजीव हो सकते हैं, पादप भी हो सकता है, पशु भी हो सकता है, सूक्ष्मजीव भी हो सकता है, जो कि उस जगह पे अवेलेबल नहीं, देशिज रूप से वहां नहीं पाई जाती, कहीं बाहर से आएगी परंतु तेजी से फैल जाएगी वहां पे, है ना। अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या है, क्या क्या उसने बोला है जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई इसमें जर्नल में, कि आक्रामक विदेशी प्रजातियों का जो है वो विस्तार हो रहा है बहुत तेजी से। वो कैसे, कुछ आंकड़ा दिए यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 15,550 वर्ग किलोमीटर के प्राकृतिक क्षेत्र में कम से कम एक नई ऐसी आक्रामक प्रजाति प्रवेश करी। मतलब ये बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष भारत का जो इतना क्षेत्र है उसमें कम से कम हर साल कोई ना कोई एक नई प्रजाति, आक्रामक प्रजाति प्रवेश कर रही है, और ये प्रजातियां पश्चिमी घाट में प्रवेश कर रही है, हिमालय, पूर्वोत्तर जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील जो हमारे क्षेत्र है वहां पर विस्तार कर चुकी है, वहां पर विस्तार क्षेत्र को दोगुना कर चुकी है, मतलब जिस क्षेत्र में ये थी वो उस दोगुने क्षेत्र में फैल चुकी है ना। अगला ये प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव इसका हो रहा है। भारत के लगभग 2/3 प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अब कम से कम 11 बड़ी आक्रामक विदेशी प्रजातियां मौजूद है। मतलब हमारा जो 2/3 प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें कम से कम 11 बड़ी आक्रामक प्रजातियां हैं जो वो मौजूद है। इसमें कुछ एग्जांपल है, लेंटाना कैमरा, क्रोमोलाइना ओडोरेटा, विदेशी है ना? प्रोसोपिस जूलीफोरा इत्यादि। तो भारत के 2/3 पारिस्थितिकी तंत्र जो है वहां पर ये प्रजातियां फैल चुकी हैं, 11 बड़ी मुख्य प्रजातियां, विदेशी प्रजातियां। जलवायु परिवर्तन की वजह से भी और प्रसार हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट में आया है। तो बोला कि आर्द्र बायोम की, मतलब आर्द्र बायोम की जो प्रजातियां होती है, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, अगर उस जगह पे आर्द्र वाले में अगर तापमान बढ़ेगा और मृदा में नमी कम होगी तो तेजी से फैलेगी। यानी कि आर्द्र बायोम की जो प्रजातियां होती हैं उनको अगर तापमान बढ़ेगा उस जगह पे या फिर मृदा में नमी कम होगी तो वो तेजी से उनका विस्तार होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है एगेरेटिना एडिनोफोरा मिकानिया माइक्रांथा जैसी प्रजातियां शामिल है जो कि आर्द्र बायोम की है, और अगर उस जगह पे तापमान कम हो रहा है और क्या हो रहा है, मृदा में नमी कम हो रही है, यानी कि उल्टी परिस्थितियां विद्यमान है। अगर आर्द्र वाली है तो अगर उसके विपरीत परिस्थितियां विद्यमान है तो तेजी से बढ़ रही है। साथ साथ में शुष्क बायोम वाली में क्या होगा, इसके विपरीत परिस्थितियां अगर होंगी कि अगर वहां पे बारिश की मात्रा बढ़ेगी, है ना, वर्षा की मात्रा बढ़ेगी, तो अधिक क्षेत्रों में ये शुष्क बायोम वाली प्रजातियां फैलेगी, जैसे कि जेंथियम स्ट्रेमेरियम। तो ये 3 इसमें रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाले गए कि एक तो भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों का विस्तार हो रहा है, भारत का जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है वो प्रभावित हो रहा है, साथ साथ में जलवायु परिवर्तन के कारण भी अधिक प्रसार हो रहा है ना। तो विदेशी प्रजातियों के दुष्प्रभाव क्या है? देखिए, पहला दुष्प्रभाव है आजीविका के लिए खतरा बन रही है। कैसे? जैसे कि प्रोसोपिस जूलीफोरा की घनी कांटेदार जो झाड़ियां होती हैं वो चारागाह जो होते हैं आसपास, साथ साथ में ईंधन जो होता है, जल होता है, उन संसाधनों की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करती है। मैंने कि वो कांटेदार जो झाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं इन संसाधनों का उपयोग कर लेती है और उनकी जो प्राप्ति होती है लोगों को वो कम होती है। लोगों को कम अगर उनकी प्राप्ति होगी तो क्या होगा, उससे आजीविका को खतरा पड़ेगा। साथ साथ में ये प्रोसोपिस जूलीफोरा का अगर पराग जो छोटे छोटे कण होते हैं तो उसके कारण श्वसन रोग भी होता है लोगों को। ठीक है, वन्य जीवों को खतरा हो रहा है। जैसे कि वर्ष 2022 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के बाघ पर्यावास को प्रभावित किया है। यानी कि बाघों के जो रहने की जगह है, उनका पर्यावास जो है वो 2022 तक कम से कम आक्रामक विदेशी प्रजातियों ने जो है 1 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है उस पर कब्जा कर लिया है बाघ के पर्यावास में। तो कहीं ना कहीं ये हो रहा है, हमारे वन्य जीव है उनको भी खतरा हो रहा है ना। जैव विविधता के लिए खतरा हो रहा है। कैसे? जैसे कि लेंटाना कैमरा ने पश्चिमी घाट में देशज, जो वहां की प्रजातियां थी देशज, वनस्पति को बड़े पैमाने पर नीचे दबा दिया। नीचे दबाने का मतलब होता है कि उसको नष्ट कर दिया। जब भी विदेशी प्रजातियां आती, देखिए आपने कभी अगर गांव की स्ट्रक्चर देखा होगा तो गांव में ऐसा होता है कि जो फसल होती है अगर उसमें कोई रोग लग जाए, कोई विदेशी रोग लग जाए, तो आसपास के पूरे गांव की फसल नष्ट हो जाती है। तो यही हुआ एक तरह से कि अगर विदेशी प्रजाति आएगी तो देशज प्रजातियां जो होंगी वो कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो इसमें बात यही करी जा रही है कि जैव विविधता के लिए भी खतरा है, क्योंकि अगर एक प्रकार की प्रजाति सब जगह मौजूद रहेगी तो जैव विविधता कहाँ हो पाएगी, है ना। आर्थिक नुकसान भी इससे हो रहा है। वो कैसे? कि 1960 से लेकर सन 2020 के बीच भारत को आक्रामक विदेशी प्रजातियों के कारण
लगभग 127.3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। बहुत ज्यादा नुकसान है ना, आक्रामक विदेशी प्रजातियों। और मूलतः इसका जो इम्पैक्ट आप देखने को मिलेगा अपने किसानों को में देखने को मिलेगा, और प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र पे देखने को मिलेगा, और जैव विविधता के लिए खतरा हो। ठीक है, तो ये दुष्प्रभाव ध्यान रखने हमें। देखिए मेंस का सवाल भी यहां से बन सकता है, प्री का भी बन सकता है, दोनों बन सकते हैं ना। अगला क्या है, आगे की राह क्या है? राष्ट्रीय मिशन की एक आवश्यकता है हमें। ऐसा डेडिकेटेड मिशन चाहिए जो कि आक्रामक विदेशी जो प्रजातियां हैं उनके लिए काम करे। आक्रामक विदेशी प्रजातियों की समस्या के निपटने के लिए बेहतर समन्वय और एकीकृत कार्रवाई हेतु राष्ट्रीय मिशन आवश्यकता है। वर्तमान में भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए कोई विशेष राष्ट्रीय संस्थागत तंत्र या डेटाबेस कोई मौजूद नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं अभी हमारे पास नहीं। तो हमें एक राष्ट्रीय मिशन की आवश्यकता है। रोकथाम के लिए हम व्यापार हो गया, यात्राएं होगी, जहाजरानी जैसे हो गए, ये छोड़ दीजिए, पर सख्त निगरानी करें क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ये आक्रामक विदेशी प्रजातियां आती है बाहर से। तो नई आक्रामक विदेशी प्रजातियों के देश में प्रवेश करने को रोका जा सकता है अगर हम बाहर से जो लोग आ रहे हैं, व्यापार हो रहा है, यात्रा हो रही, जहाजरानी के माध्यम से जो चीजें आ रही है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माध्यम से अगर उनको रोकेंगे, देखेंगे बेहतर तरीके से, तो आक्रामक विदेशी प्रजातियां नहीं फैल पाएंगी हमारे। ठीक है, तो ये हमारी आगे की राह होगी। और क्या कर सकते हैं? सशक्तिकरण, मतलब जो आक्रामक विदेशी प्रजातियों से प्रभावित समुदाय है को वन भूमि की पुनर्बहाली, मतलब अगर जिस क्षेत्र में वो प्रजातियां फैल गई है उसकी पुनर्बहाली के लिए, और ऐसी प्रजातियों की सख्त निगरानी रखने की प्रक्रिया में जो समुदाय है, देखिए जो आसपास के जो समुदाय होता है, ये जो काम है आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने का, इसमें हमें स्थानीय समुदाय को शामिल करना बहुत आवश्यक है। तो स्थानीय समुदाय को अगर शामिल करें तो उसकी क्षमता भी बढ़ाने की हमें आवश्यकता है। तो ऐसा कर किया जाए, है ना। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक कार्य प्रणालियां जो है उनको अपनाया जाए। वो कैसे? जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड में सभी नए या आयातित उत्पादों को अनिवार्य कीट जोखिम विश्लेषण किया जाता है। इससे विदेशी प्रजातियों के संभावित आक्रमण को मतलब न्यूजीलैंड में अगर कोई भी आयातित सामान हो गया तो उसका कीट जोखिम विश्लेषण किया जाता है कि इसमें कोई कीट तो नहीं है तो किस मात्रा में, कितना है, उस तरह का, है ना। तो इससे क्या होता है कि विदेशी प्रजातियां जो है उनके आने की संभावना जो है वो कम हो जाती है। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पोर्ट्स पे कीट जोखिम विश्लेषण को लागू कर सकते हैं, जैसा न्यूजीलैंड ने किया। ठीक है, ओके, तो ये न्यूज हमारी कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। अंटार्कटिक ओजोन छिद्र। देखिए अंटार्कटिक ओजोन छिद्र जो है वो कम हो रहा है, यानी कि जो पहले जितना बड़ा छिद्र था वो कम हो रहा है धीरे धीरे। इस बारे में ये तो वहां छिद्र क्यों बनता है ये देखते हैं, और उसके उपाय क्या है वो देखते हैं। तो अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र, ये प्री के लिए काम का मेनली। अंटार्कटिका पर ओजोन छिद्र, अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत के गंभीर रूप से पतले होने की मौसमी परिघटना है। ओजोन क्षेत्र क्या है? समताप मंडल में ओजोन मौजूद होती है। तो अंटार्कटिका के आसपास जो समताप मंडल है वहां पर ओजोन परत है वो पतली हो रही है। देखिए ओजोन परत जो मेनली होती है समताप मंडल में, वो हमें यूवी जो किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। अगर ओजोन परत नहीं होगी तो यूवी किरणों का हमारे जो पारिस्थितिकी तंत्र है और मानव है उस पर काफी नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। यह परिघटना दक्षिणी गोलार्ध की वसंत ऋतु के दौरान मुख्य रूप से अगस्त से नवंबर के माह के बीच में ज्यादा घटित होती है। अंटार्कटिका में समताप मंडल में जो ओजोन है वो पतली हो रही है, और ये कब मेनली घटित होती है? ज्यादातर वसंत ऋतु में, अगस्त से नवंबर के टाइम पे ना। 2025 में इसका विस्तार केवल 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर से था। मतलब 2025 में इसका जो विस्तार है वो जो ओजोन परत है 21 मिलियन वर्ग किलोमीटर था, और 2006 के रिकॉर्ड से काफी कम है। मतलब कहीं ना कहीं 2006 में जो था 29 मिलियन वर्ग किलोमीटर, उससे कम हो चुका है। मतलब वो परत कम धीरे धीरे ओजोन क्षेत्र भर रहा है, ऐसी बात हो रही है ना। समताप मंडलीय ओजोन, जैसे गुड ओजोन भी बोलते हैं, है ना। गुड ओजोन जो होती है वो समताप मंडल में वाली गुड ओजोन, बैड ओजोन जो कि पृथ्वी के वायुमंडल के आसपास मौजूद होती है ना। पृथ्वी की सतह से 10 से 14 किलोमीटर की ऊपर पाई जाती है। यह पृथ्वी की सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रोकती है, हम लोग बात कर चुके हैं। तो ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार कारण क्या है अंटार्कटिका में? तो पहले देखते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थ जो है जिनका उपयोग ज्यादा किया जा रहा है, इस वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, हेलोन हो गया, है ना, आपके हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, और मिथाइल ब्रोमाइड जैसे पदार्थों का जो उत्सर्जन समताप मंडल हम कर रहे हैं वो समताप मंडल तक पहुंच रहा है। अब समताप मंडल में क्या होता है कि जो यूवी विकिरण होती है वो इन पदार्थों को तोड़ देती है, और क्लोरीन, इनसे क्लोरीन और
ब्रोमीन के जो परमाणु है वो उनको मुक्त करती है। अब क्लोरीन और ब्रोमीन के जो परमाणु है वो ओजोन परत को नष्ट करते हैं। ये हम भेज रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये ऊपर जा रहे हैं, यूवी किरणें इनको तोड़ती है, क्लोरीन और ब्रोमीन में अलग अलग कर देती है। फिर क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो आपका किसको नुकसान पहुंचाते हैं? आपकी ओजोन परत को। मौसम संबंधी कारण क्या है? देखिए, ध्रुवीय क्षेत्रों में अगर बहुत ज्यादा मात्रा में भंवर है, यानी कि ठंडी हवा चल रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो सारे पदार्थ जो हम भेज रहे हैं ये फंस जाते हैं, वहीं रहते हैं। अगर फंस रहे उसी एक जगह पे हैं ध्रुवीय भ्रमण भंवर के कारण, पोलर वर्टेक्स के कारण, तो कहीं ना कहीं होगा, फिर इंपैक्ट ज्यादा होगा। एक तो अगर वो फैल गए सब जगहों पे तो इंपैक्ट कम होगा, परंतु इंपैक्ट ज्यादा होता है ध्रुवीय भ्रमण के कारण। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड सब फंस जाते हैं वहां पे अंटार्कटिका के आसपास ना। अत्यधिक ठंड होती है, ध्रुवीय समताप मंडली बादलों का निर्माण करती है। अब ये ध्रुवीय समताप मंडली बादल जो बनते हैं अत्यधिक ठंड के कारण, इसकी वजह से भी क्या होता है? आपका ओजोन का क्षरण होता है। ठीक है, कहां पे? अंटार्कटिका। सौर प्रकाश की वापसी, ये कैसे होता है? देखिए, वसंत ऋतु जो होती है सितंबर और अक्टूबर के आसपास, इस क्षेत्र में क्या होता है? अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में यहां पर सूर्य की किरणें आने लगती है। अब सूर्य की किरणें जब आने लगती है तो फिर वो क्या करेगी? आपका क्लोरीन और ब्रोमीन में तोड़ेगी, क्रोमीन और ब्रोमीन में तोड़ेगी, तो फिर क्लोरीन और ब्रोमीन क्या करेंगे? ओजोन परत को नष्ट करेंगे बसंत ऋतु। इसलिए बोलते हैं कि जो अंटार्कटिका में मेनली ओजोन परत का क्षरण होता है वो बसंत ऋतु में ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन क्षरण के प्रभाव क्या है? श्वास जोखिम, अगर ओजोन की जो परत क्षरण होती है तो हमारे वायुमंडल में, पृथ्वी पर यूवी किरणें पहुंचेंगी। यूवी बी किरणें जो होती है, यूवी ए बी सी होता है, तो बी वाली पहुंचेंगी यहाँ पर। और त्वचा कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, आंखों की बीमारी, और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो भी कमजोर हो सकता है। पारिस्थितिकी तंत्र को भी क्षति होती है, जैसे पादप की जो उत्पादकता है वो कमजोर होंगी। समुद्री खाद्य श्रृंखला जो होती है वो, उसको कहीं ना कहीं विघटन होगा उसकी वजह से, अगर यूवी किरणें आएंगी तो, है ना। तो ओजोन परत के लिए प्रमुख संधियां और तंत्र क्या है? देखिए, वियना कन्वेंशन सबसे पहले आया था 1985 में। ओजोन संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है, अनुसंधान करना है और निगरानी करना है, उसके लिए फिर अब इस कन्वेंशन के तहत 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आया गया। तो एक सार्वभौमिक रूप से अनुमोदित संधि है। इसके तहत 1990 के स्तर की तुलना में नियंत्रित ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के उत्पादन और खपत में 98% से अधिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। अब ये डाटा याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आपको क्या करना है, इसमें ये बोला गया कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनको कम करना है, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, मिथाइल ब्रोमाइड, इनको कम करना है। यानी कि हमारे जहां भी ये पृथ्वी में उपयोग हो रहे हैं, पृथ्वी क्या, मानव जो भी इनका उपयोग कर रहा है वो उपयोग कम करेगा। कम करेगा तो ऊपर कम पहुंचेंगे, ऊपर कम पहुंचेंगे तो क्लोरीन और ब्रोमीन में कम टूटेंगे, कम टूटेंगे तो आपका ओजोन का क्षरण नहीं होगा। ठीक है, अब 2016 में किगाली संशोधन किया गया था इसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत। तो इसमें यह बोला गया था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है को भी चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता है, एचएफसी। इसको धीरे धीरे चरणबद्ध, देखिए सीएफसी तो हमने पहले खत्म कर दिया था, फिर अब बोला गया कि एचएफसी जो है उसको भी चरणबद्ध तरीके से हमें समाप्त करना है, क्योंकि इसके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ओजोन का क्षरण ज्यादा हो रहा है। तो इसके माध्यम से ओजोन संरक्षण को जलवायु परिवर्तन के शमन के साथ जोड़ा गया किगाली समझौता, है ना। क्योंकि एचएफसी जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके एक ग्रीन हाउस गैस भी होती है। तो ये 3 प्रयास किए गए ओजोन के लिए। जनरली यहाँ से सवाल आता रहता है वियना कन्वेंशन किससे संबंधित है, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन किससे संबंधित है और किगाली किससे संबंधित है। और अगर कोई आगे डेवलपमेंट होता है इसको लेके तो थोड़ी नजर बना के रखिएगा आप लोग। ओके, तो हमारी जो भी जितनी भी मेन न्यूज थी उनको हमने डिस्कस किया। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारी संक्षिप्त सुर्खियों की। तो देखिए, पहला क्या है, अब एक कुष्ठ रोग के बारे में। तो हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह बोला है कि वर्तमान में भी 97 केंद्रीय और राज्य कानून ऐसे हैं जो कि कुष्ठ रोग के जो पीड़ित होते हैं उनके साथ भेदभाव करते हैं। कुष्ठ रोग को एक बार गूगल करके देखिए कि कैसे दिखता है ना। कुष्ठ रोग क्या है? अब देखिए, एक दीर्घकालिक क्रोनिक संक्रामक रोग है ना। और किसकी वजह से होता है ये ध्यान रखिएगा, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु जो होता है उसकी वजह से होता है, और जीवाणु की वजह से होता है, ना कि विषाणु की वजह से। ये ध्यान रखिए, ऐसे सवाल आते हैं प्री में ना। प्रभावित अंग क्या होता है? इससे मुख्य रूप से हमारी आपकी त्वचा होगी, परिधि तंत्रिकाएं होगी, ऊपरी श्वसन पथ हो गया, आंखों के म्यूकोसा को प्रभावित करता है। ठीक है, परिणाम क्या होंगे यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया, मतलब इसका उपचार नहीं किया जाए कुष्ठ रोग का, तो ऐसा हो सकता है। देखिए, ये अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, मतलब ये एक उष्णकटिबंधीय रोग भी है, तो क्रमिक और स्थायी अक्षमताएं पैदा कर सकता है। मतलब हो सकता है कि मानव का जो
पैर है, हाथ है या फिर आपकी त्वचा है वो खराब हो सकती है, अक्षमताएं पैदा कर सकता है अगर इसको उपचार नहीं किया जाए तो, है ना। संचरण कैसे होता है? अगर आप किसी संक्रामक रोग है यानी कि एक दूसरे से फैलेगा, अगर आप संक्रामक व्यक्ति है उसके पास जा रहे हैं, संक्रामक व्यक्ति के निकट जा रहे हैं, लगातार संपर्क में रहने से उस रोगी की नाक और मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से इस रोग का संक्रमण होता है। तो अगर किसी को कुष्ठ रोग है तो आपको भी फैल सकता है क्योंकि एक संक्रामक रोग है। तो तीन चीजें ध्यान रखनी है, किसकी वजह से होता है, जीवाणु और संक्रामक है, बाकी तो मेनली आप कर लेंगे, है ना। यहां फंस सकते हैं कोई। अब भारत में स्थिति क्या है इसकी, आंकड़ा है प्रचलन दर, मतलब कितना था भारत में, बोला कि 1981 में 10,000 पर 57 से घटकर 2025 में क्या हो गया, 10,000 पर 0.07 हो गया। मतलब हमने कुष्ठ रोग को रोकने के लिए काफी अच्छे प्रयास किए, यहां से दिख रहे हैं। इस प्रकार इसके फैलाव में लगभग 99% की कमी आई है। भारत ने 2005 में कुष्ठ रोग को लोक स्वास्थ्य के लिए एक समस्या के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य हासिल कर लिया था। मतलब 2005 में ही हमने कम से कम इस लक्ष्य को हासिल कर लिया था, वर्तमान में बहुत कम है ये, है ना। भारत द्वारा इस रोग के उन्मूलन की घोषणा डब्ल्यूएचओ के मानदंडों के अनुसार की गई थी। डब्ल्यूएचओ के मानदंड है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर अगर एक मामले से कम है तो आपका देश जो है कुष्ठ रोग से मुक्त माना जाएगा। तो हमने 2005 में इसको हासिल कर लिया था। 2025 में आप देख ही सकते हैं कितना है, और डब्ल्यूएचओ का मानक बोलता है कि 10,000 पे जनसंख्या पे अगर एक है तो कुष्ठ रोग से मुक्त, है ना। उन्मूलन के प्रयासों की अगर बात करी जाए तो हमने क्या किया, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया, राष्ट्रीय रणनीतिक योजना और कुष्ठ रोग के लिए रोड मैप 2023 से 2027 भी हम लोग और लेके आए कि और जितना भी है उसको पूरी तरह से खत्म कर दें। ठीक है, अगला क्या है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। तो हाल ही में ये संशोधन विधेयक पारित किया गया लोकसभा से, है ना। तो क्या है इसमें, क्या संशोधन किया जा रहा है? देखिए, वैसे जो उत्पाद शुल्क है वो जनरली जीएसटी आने के बाद खत्म कर दिया गया था, परंतु कुछ उत्पादों पे लगता है, जैसे कि पृष्ठभूमि देख लेते हैं, जीएसटी 2017 की शुरुआत के साथ कई केंद्रीय मदों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क समाप्त कर दिया गया था, परंतु हालांकि तंबाकू हो गया, तंबाकू उत्पाद हो गया, शराब हो गया, पेट्रोलियम जैसे मदों पर जीएसटी से बाहर रखा गया, तो इन पर अभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है ना। जीएसटी के साथ क्या हुआ कि राज्यों को राजस्व की हानि हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे राज्य तो थे, क्योंकि जीएसटी जो क्या है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, जहां पर जिस राज्य में उपभोग किया जाएगा तो वहां जीएसटी लग रहा था। अब जो जहां जिस राज्य में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें उसको हानि हो रहा था, तो उसकी भरपाई के लिए बोला गया कि तंबाकू जैसे जो उत्पाद है उन पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा और उन राज्यों को भरपाई दी जाएगी। इस प्रकार तंबाकू और तंबाकू उत्पाद वर्तमान में जीएसटी प्रतिपूर्ति कर यानी कि कंपनसेशन एक्ट और केंद्रीय शुल्क के अधीन है। तंबाकू उत्पाद पर, हाँ, अब जो ये एक्ट में संशोधन किया गया है इसमें ये बोला गया है कि अब तंबाकू और तंबाकू के उत्पादों पर कंपनसेशन सेस जो लग रहा है, जिन राज्यों को नुकसान हो रहा था उनको देने के लिए, उसको हम लोग खत्म करने वाले हैं। ठीक है, विधेयक का उद्देश्य क्या था इसका, एक बार जीएसटी प्रतिपूर्ति कर यानी कि कंपनसेशन सेस जो है उसको खतरा समाप्त होने के बाद तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर उच्च उत्पाद शुल्क लगाना। अगर ऐसा हो जाता है, कंपनसेशन सेस अगर खत्म हो जाता है, तो फिर उन पे क्या है, उच्च उत्पाद शुल्क लगाएंगे ताकि उन करों पर मौजूदा स्तर बनाए रखा जा सके। मतलब देखिए, अगर अभी तंबाकू उत्पाद पर क्या क्या रखता है आपका, उत्पाद शुल्क लगता है, कंपनसेशन सेस लगता है ना, और भी एक चीज लगती है जीएसटी भी लगता है ना, जहां उसका उपभोग किया जा रहा है। तो अगर जीएसटी सेस को कंपनसेशन सेस को खत्म करेंगे तो फिर उसकी कीमत कम हो जाएगी। तो ये बोला कि अब फिर उसको उसके उत्पाद पर, तंबाकू के उत्पाद पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिक लगा देंगे, है ना। उत्पाद शुल्क क्या है, यह वस्तुओं के घरेलू उत्पादन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। यानी कि केंद्र सरकार जो है जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है, उत्पाद शुल्क समझ रहे हैं आप, उत्पाद शुल्क, उत्पादन अगर हो रहा है तो उस पर कर लगाती है, उसको बोलते हैं उत्पाद शुल्क, है ना। आगे बढ़ते, विमुक्त जनजातियां, इनके बारे में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिएगा। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने 2023 में अपनी रिपोर्ट दी थी कि इन विमुक्त यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब जो हैं उनके में से 85, मतलब जितनी भी डी नोटिफाइड ट्राइब उसमें से 85 के नए वर्गीकरण की सिफारिशें की थी, परंतु केंद्र सरकार ने वर्तमान में नहीं किया है। तो देखते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब वास्तव में होती क्या है। ये वे जनजातियां हैं जो कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन था उस टाइम पे, इनको आपराधिक जनजातियों के रूप में घोषित किया गया था। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी के रूप में सूचित किया था, है ना। 1871 का जो अधिनियम था उसको हमने, जब भारत आजाद हुआ तो 1947 में एक तरह से उसको हटा दिया,
और आपराधिक जनजाति के रूप में जो जनजातियां क्लासिफाई थी उनको 1952 में विमुक्त घोषित कर दिया गया, है ना। तो इदादते ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इदाते आयोग 2017 ने डीएनटी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापित करने की सिफारिशें की थी। अब आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कि इदाते आयोग जो किससे संबंधित हो, आपको बोल दीजिएगा विमुक्त जनजातियों से संबंधित, आपका काम हो जाएगा ना। और डीएनटी यानी कि डीनोटिफाइड ट्राइब की गणना करने के लिए जाति जनगणना में एक अलग कॉलम, मतलब ये जो आयोग बना था इसने बोला कि एक तो उनके लिए स्थायी आयोग बना दो ताकि वो आयोग उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। एक बोला कि जाति जनगणना अगर की जा रही है तो उनके लिए एक अलग कॉलम बनाया जाए इनकी स्थिति के अनुसार, है ना। हो गए। अब शूद्रग्रह बेन्नू ये क्या है? वैज्ञानिकों ने 2023 में नासा के ओरिसिस रेक्स अंतरिक्ष यान जो नासा ने भेजा था द्वारा क्षुद्रग्रह बेन्नू के एकत्र किए गए नमूनों में ग्लूकोज पाया। क्षुद्रग्रह बेन्नू जो था वहां से नासा का जो यान था ओरिसिस एक्स कुछ नमूने लेके आया था। अब उन नमूनों के आधार पर यह पता लगा कि उन नमूनों में ग्लूकोज पाया जा रहा है ना। इस खोज से प्रारंभिक सौर मंडल में जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक सामग्री की उपस्थिति का संकेत मिलता है। अगर ग्लूकोज है तो हमें यह पता लगता है कि क्षुद्रग्रह बेन्नू में कहीं ना कहीं जीवन हो सकता है ना। बेन्नू क्षुद्रग्रह के बारे में बात कर लेते हैं। यह एक अपेक्षाकृत छोटा क्षुद्रग्रह है जो लगभग 6 वर्षों में पृथ्वी के निकट से गुजरता है। 6 वर्षों के आसपास, ये 6 वर्षों के साइकिल में पृथ्वी के आसपास से गुजरता है। घटक क्या है इसके? इसमें ऐसी चट्टानें जो पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, है ना। मतलब ऐसी चट्टानों का मिश्रण है जो कि पृथ्वी पर नहीं पाई जाती, जो बहुत ही शिथिल तरीके से परस्पर जुड़ी हुई है। मतलब ऐसी चट्टानें जो बहुत हल्के तरीके से एक दूसरे जुड़ी हुई है। ये गुरुत्वाकर्षण या अन्य बलों द्वारा मुश्किल से एक साथ जुड़ी है। मतलब चट्टाने हैं, वो ये बोल रहा है कि वहां की जो चट्टाने हैं क्षुद्रग्रह बेन्नू की, वो बहुत शिथिल रूप से जुड़ी हुई है। उनको ऐसा फोर्स नहीं है जो बाइंडिंग है उनका, है ना। मुश्किल रूप से वो जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं ना, कोई खास नहीं है चीज। श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले माइक्रोप्लास्टिक, है ना, ये क्या है? तो एक अध्ययन हुआ, उसमें भारतीय शहरों में श्वसन द्वारा शरीर में प्रवेश करने वाले माइक्रोप्लास्टिक की उच्च सांद्रता पाई गई कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक काफी ज्यादा है जो कि हम श्वसन के माध्यम से रहते हैं। तो क्या है इसका अर्थ है कि प्लास्टिक के ऐसे कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर या माइक्रोन से कम होता है, जबकि मतलब ये जो श्वसन के माध्यम से जो पहुंचते हैं उनका आकार कितना होता है? 10 माइक्रोमीटर से कम होता है। जबकि माइक्रोप्लास्टिक का आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। जबकि सामान्य माइक्रोप्लास्टिक जो होता है उसका आकार 5 मिलीमीटर से कम होता है। और ऐसे प्लास्टिक के कण जिनका आकार वो है, वो श्वसन के माध्यम से हम लोग जा रहे हैं 10 माइक्रोमीटर। एक बार सांस लेने पर प्लास्टिक के कण फेफड़ों में गहराई तक तथा रक्त प्रवाह जो होता है हमारी बॉडी में उसमें प्रवेश कर सकते हैं, साथ ही संभावित रूप से महत्वपूर्ण अंगों तक पहुंच सकते हैं। अब ब्लड में पहुंच गए तो ब्लड के माध्यम से अन्य अंगों तक पहुंच जाएगा और ट्रोजन हॉर्स की तरह कार्य करते हैं। मतलब बैठे रहेंगे ट्रोजन हॉर्स की तरह और फिर शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे धीरे धीरे। संभावित स्वास्थ्य प्रभाव क्या हो सकते हैं? यदि कि जो प्लास्टिक है श्वसन के माध्यम से रोगजनकों और विषाक्त रसायनों को वहन कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि उन प्लास्टिक के साथ में उसमें कुछ ऐसा लगा हो प्लास्टिक के ऊपर जो कि रोगजनक हो, है ना, विषाणु जीवाणु कुछ लगा हुआ हो। इससे सूजन हो सकती है शरीर में, कोशिकीय तनाव यानी कि सेलुलर इंटरेस्ट स्ट्रेस हो सकता है और कैंसर जैसी बीमारियां भी हमारे शरीर को हो सकती है। माइक्रोप्लास्टिक अगर शरीर के अंदर जा रहा है तो बहुत नुकसान देगा। हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में PM 2.5 PM 10 का जो सांद्रण बढ़ा हुआ है दिल्ली में AQI, वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत है। अब माइक्रोप्लास्टिक जा रही है, बहुत खतरनाक है ना। तो मास्क पहन के आप लोग घुमा कीजिए। नक्शा क्या है? केंद्र हाथ से बनाए गए खाकों स्केचेस को सटीक स्थानिक डेटाबेस जैसे नक्शा से बदलकर शहरी संपत्ति पंजीकरण प्रणाली में एक बड़ा बदलाव करने की योजना है। यानी कि हाथ से बनाए जो नक्शे हैं उनको एक डेटाबेस बनाकर कहीं ना कहीं शहरी संपत्ति का जो पंजीकरण होता है उसमें सुधार करना है। क्योंकि देखिए हमारे देश में जो भूमि से संबंधित सिविल मामले होते हैं कोर्ट्स में, वो बहुत ज्यादा जाते हैं क्योंकि संपत्ति का विवाद लोगों में एक दूसरे में बहुत ज्यादा होता है। तो ये है कि कहीं ना कहीं अगर संपत्ति का डाटा होगा प्रॉपर सरकार के पास तो विवाद कम होंगे, है ना। तो नक्शा के बारे में क्या? नक्शा की फुल फॉर्म दी हुई है शहरी आवासों का राष्ट्रीय भूस्थानिक ज्ञान आधारित भूमि सर्वेक्षण, है ना। नक्शा की फुल फॉर्म है। तो नक्शा मतलब नक्शा वही है जो आप समझ रहे हैं। अब ये पहल क्या है? डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम जो है उसके तहत भूमि संसाधन विभाग जो है का एक प्रायोजित
कार्यक्रम है, ये महत्वपूर्ण है, मंत्रालय इसका महत्वपूर्ण है ना। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत भूमि संसाधन विभाग जो उसने इसको शुरू किया है। लक्ष्य क्या है? अत्याधुनिक हवाई और फील्ड सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग करके शहरी भूमि खंडों का एक व्यापक जीआईएस एकीकृत डाटाबेस बनाना। ठीक है, जो शहरी भूमि खंड है उनका डाटाबेस बनाना है, नक्शा का लक्ष्य है। महत्व क्या है? पारदर्शी संपत्ति स्वामित्व निर्धारित किया जा सकेगा। शहरी नियोजन जो होता है उसमें भी भूमि की जरूरत पड़ती है। अब भूमि किसकी है अगर ये बेहतर तरीके से पता रहेगा तो अधिग्रहण में आसानी होगी और देश में अवसंरचना का विकास होगा, है ना। अगर संपत्ति का नक्शा के बारे में ध्यान रखिए। केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, हाल ही में क्या हुआ, इस संगठन ने प्रतिकूल दवा प्रतिक्रियाओं, मतलब अगर कोई दवा आपने ली और अगर आपके उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो गया तो उसको रिपोर्ट करने आप कहाँ जाएंगे। तो इन्होंने ये बोला कि जितने भी थोक और खुदरा के फार्मेसियां दुकान है वहां पे क्यूआर कोड या फिर टोल फ्री नंबर प्रदर्शित करना होगा, ताकि अगर आपने कोई दवा ली और अगर आपके ऊपर उसको नकारात्मक प्रभाव होता है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकें ना। तो इस संगठन के बारे में देख लेते हैं, क्या है, छोटा सा है। इस संगठन की स्थापना औषधि, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में की, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है ना। मंत्रालय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। कार्य क्या है? दवाओं का आयात जो किया जाता है उसको रेगुलेट करता है, नई दवाओं उसको मंजूरी देता है, और क्लिनिकल ट्रायल्स जो होते हैं अगर कोई नई दवा मार्केट में आ रही है तो उसको लेके उसका अनुमोदन ये करता है। कौन सा संगठन? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण, औषधि मानक नियंत्रण नाम से दिख रहा है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या है? पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता विनियमन, रिलोस समझौता। तो ये क्या है? रूस का जो निचला सदन है उसने पारस्परिक लॉजिस्टिक सहायता विनियमन समझौते की पुष्टि की। यह रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को गहरा करने में महत्वपूर्ण है। तो क्या समझौता है? पारस्परिक लॉजिस्टिक। देखिए मतलब आप नाम देखेंगे तो पारस्परिक क्या करेंगे, एक दूसरे को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करेंगे देश, लॉजिस्टिक सहायता। देखिए क्या है, आप आगे देखते हैं। यह समझौता भारत और रूस की सेनाओं को एक दूसरे के सैन्य अड्डों, हवाई क्षेत्रों, रखरखाव सुविधाओं और बंदरगाहों पर लॉजिस्टिक एवं सहायता सुविधाएं प्रदान, मतलब अगर भारत की कोई पनडुब्बी है जा रही है इधर ना, रशिया का कोई जगह है वहां पर सैन्य अड्डा है, हो सकता है उसमें तेल खत्म हो गया हो, कुछ इमरजेंसी आ गई हो, तो रशिया उसको लॉजिस्टिक सहायता प्रदान कर देगा। रशिया कोई विमान है यहाँ से उड़ रहा है ना, तो हो सकता है उसमें कोई खराबी आ गई हो। अभी जैसे ब्रिटेन का एक विमान था, बहुत दिनों तक भारत में रखा रहा था, उसमें कुछ खराबी आ गई थी, तो वो लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करनी है कि ठीक है अगर हमें अपनी परिचालन क्षमता बढ़ानी है तो होगा कि हमें दूसरे देशों की लॉजिस्टिक सहायता लेनी पड़ेगी। तो ऐसा हमने अमेरिका के साथ भी किया हुआ है और हमने ये अब रूस के साथ किया है कि लॉजिस्टिक सहायता करेंगे एक दूसरे के सैन्य तंत्र, है ना। इसका महत्व है कि संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण, आपदा राहत, ईंधन भरने, मरम्मत, बंदरगाह यात्राओं को सुविधाजनक बनाएगा। सामरिक प्रभाव क्या है कि भारत की जो परिचालनात्मक संबंधी पहुंच जो है उसको बढ़ाएगा। अगर भारत की कोई, जैसे कि भारत का कोई जहाज है, भारत का कोई एयरप्लेन है, वो जाना चाह रहा है साइबेरिया, तो हो सकता है उसको बीच में होल्ड करने की जरूरत पड़े, या फिर उससे आगे जा रहा है कहीं घूम कैसे जा रहा है, तो वो रूस में जाके तेल भरा सकता है, रुक सकता है, आराम कर सकता है ना। नौसैनिक मार्गों तक संभावित पहुंच शामिल होगी, साथ ही यह समग्र सैन्य समन्वय को दोनों देशों के बीच में मजबूत करेगा। जब ऐसे तंत्र होता है, देखिए अब मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि अगर जैसे मैं यहाँ से जा रहा हूँ 5 किलोमीटर दूर, मैं बीच में थक गया, मुझे पानी की आवश्यकता है, तो मैं, मेरा कोई दोस्त अगर मैं 2 किलोमीटर दूर मिलेगा तो मैं वहां पे थोड़ी देर आराम भी कर लूंगा, पानी भी पी लूंगा, कुछ खाना खा लूंगा। तो सेम है सैन्य सहायता तंत्र के लिए, है ना। ओके, अब ये हमारी हो गई। अब सुर्खियों में रहे एक व्यक्तित्व है हमारे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो है भारत के एक महान क्रांतिकारी हुए हैं। हाल ही में खुदीराम बोस को याद किया गया है 3 दिसंबर को, कि 3 दिसंबर को उनका जन्म हुआ था, 3 दिसंबर 1889, और 11 अगस्त 1908 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो खुदीराम बोस के बारे में बात करें, जन्म इनका पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला जो है वहां के मोहाबानी गांव में हुआ था। प्रभाव क्या है? कम आयु में ये स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के एवज में शुरू हुआ था, वहां से जुड़ गए और क्रांतिकारी राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए थे ये। फिर इनका एक प्रमुख नाम जो आता है, वो है मुजफ्फरनगर षड्यंत्र। मुजफ्फरनगर षड्यंत्र में क्या होता है कि अनुशीलन समिति के सदस्य रहते हैं, वो मुजफ्फरनगर के एक मिनिस्टर रहते हैं डगलस किंग्सफोर्ड, उनको निशाना बनाने का प्रयास करते हैं, उनको मारने का प्रयास करते हैं, परंतु बम जो है वो गलती से किसी और के ऊपर गिर जाता है और 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो जाती है उस टाइम पे ना। तो
यहाँ उसमें इनके साथ प्रफुल्ल चाकी भी रहते हैं, खुदीराम बोस भी रहते हैं। तो प्रफुल्ल चाकी क्या करते हैं उसके बाद, प्रफुल्ल चाकी तो आत्महत्या कर लेते हैं इस केस के बाद, जब धरपकड़ शुरू होती है मुजफ्फरनगर षड्यंत्र के बाद। और जो ये होते हैं आपके खुदीराम बोस, 18 वर्ष की आयु में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोषी ठहराया जाता है और ब्रिटिश सरकार फिर उन्हें फांसी दे देती है। तो इनका मेन अगर काम आपको ध्यान रखना है तो आलूशन समिति के सदस्य थे, और मुजफ्फरनगर जो षड्यंत्र था जिसमें वहां के जो मजिस्ट्रेट थे डगलस किंग्सफोर्ड, उनको निशाना बनाने का प्रयास ये मेनली कर रहे थे। ठीक है, अब इनसे क्या सीखा जाता है? देखिए, छोटी सी उम्र में 18 साल की उम्र में साहस, देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिया उन्होंने, बलिदान, क्रांतिकारी उत्साह इत्यादि चीजें इनसे सीखी जा सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खुदीराम बोस के बारे में। ओके, आज की हमारी जितने भी हमारी महत्वपूर्ण, और आज की न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण थी एग्जाम के लिहाज से, तो उम्मीद है जितना भी हमने डिस्कशन किया ये आपकी जो एग्जाम की तैयारी है उसके लिए लाभदायक होगा। और ऐसे ही अन्य सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आईएएस के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।